कॉलेज से लौटकर गरिमा ने जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, सामने के फ्लैट से रोहित निकल कर आ गए। आपका पत्र कोरियर से आया है। एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए रोहित ने कहा। ओह, आइए ना। पत्र थामकर गरिमा अंदर आ गई। रोहित भी अंदर आ गए। पत्र विदेशी है, बेटे का ही होगा। रोहित की बात पर गरिमा ने पलटकर उन्हें देखा, मानो कोई चुभती हुई बात उनके मुंह से निकल गई हो। फिर वह खुद को संभालते हुए बोली, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। पर खत पढ़ तो लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, पहले कॉफ़ी बना लूँ। रोहित को आश्चर्य नहीं हुआ यह देखकर कि बेटे का पत्र पढ़ने की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। इतने दिन से गरिमा को देख रहे हैं, इतना तो जानते ही हैं कि यह विदेशी पत्र उसे विचलित कर गया है। कुछ तो है माँ बेटे के बीच, पर वह कभी पूछने का साहस नहीं कर पाए हैं। गरिमा के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि 30 वर्ष पूर्व गरिमा के पति नहीं रहे थे, तब वह मात्र 20 वर्ष की थी। समीर गोद में आ गया था। अपना पूरा यौवन उसने बेटे को बड़ा करने में लगा दिया था। माँ बाप ने एक आध जगह बात पक्की की, पर बेटे के साथ उसे अपनाने वाला कोई नहीं था। भैया भाभी उससे विशेष मतलब नहीं रखते थे। माँ को अस्थमा का अक्सर दौरा पड़ता था। इसके बावजूद वह समीर को अपने पास रखने को तैयार हो गई थी। पर गरिमा ने खुद को बच्चे से अलग नहीं किया। माँ पिताजी के पास रहकर उसने बीएड किया और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 5 वर्ष पूर्व इस फ्लैट में आई हैं। बेटे को कभी आते नहीं देखा, बस इतना पता है कि वह विदेश में है। कॉफ़ी गरिमा की आवाज़ पर रोहित की तंद्रा टूटी। प्याला हाथ में लेकर गरिमा भी वहीं बैठ गईं। गरिमा, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, आपने जवाब नहीं दिया। अचानक पूछे गए इस प्रश्न पर गरिमा चौंक पड़ी। हाँ, रोहित ने 2 दिन पूर्व उनके सामने एक बात रखी थी। अपनी बोझिल पलकों को उठाकर उसने रोहित की तरफ देखा। यह आदमी उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता है। बचे हुए जीवन के दिनों को हंसी खुशी से जी लेने का उसका भी दिल करता है। बेटे के कृत्य के लिए वह खुद को दोषी क्यों ठहराए? मगर इन 5-6 वर्षों में वह समीर के कसूर को भूल नहीं पाई है, उसे माफ़ नहीं कर पाई है। रोहित के जाने के बाद उसने समीर का पत्र खोला। लिखा था, जानता हूँ अभी तक नाराज हो, कुछ तो है जो अभिशाप बनकर हमारे बीच पसर गया है। शिखा 2 बार माँ बनते बनते रह गई। माँ, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया है, उसी की सज़ा मिल रही है, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगी? समीर के पत्र ने उसके जख्मों को फिर से हरा कर दिया। शेल्फ पर रखी तस्वीर उसकी नज़र पर अटक गई। लाख चाहकर भी वह तस्वीर को हटा नहीं पाई है। आखिर है तो माँ ही। तस्वीर में समीर माँ की गर्दन में बाहें डाले था। उसे देखते हुए वह अतीत में खो गई। पति के समय का ही एक माली था नंदू, माली कम सेवक ज़्यादा। पति की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नंदू ने काम छोड़ने से मना कर दिया था। बचपन से खिलाया है रवि भैया को, उनके ना रहने पर तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, मैं यहीं रहूँगा। रवि की मृत्यु के बाद ऑफिस का फ्लैट भी चला गया था। वह माँ के पास रहकर बीएड करने लगी तो नंदू ने ही समीर को संभाला। फिर नौकरी लगने पर वह नंदू और समीर को लेकर दूसरे शहर आ गई। समीर बड़ा हो गया और नंदू बूढ़ा। एक दिन वह गांव गया तो कई दिनों तक नहीं लौटा। उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। गांव से लौटा तो 17-18 वर्ष की एक सांवली सलोनी सी पोती भी उसके साथ थी। बहू जी, इसके 4 भाई बहन हैं, गांव में कुछ सीख नहीं पाती, पढ़ना चाहती है सो अपने साथ ले आया हूँ। आपकी छत्र छाया में कुछ गुण ढंग सीख लेगी। ज्योति नाम था उसका, 8वीं तक पढ़ी थी। 9वीं में एक स्कूल में नाम लिखवा दिया उसका। फिर तो हिरनी सी कुलांचे भरती, कटोरी जैसी आंखों वाली वह छरहरी काया पूरे घर पर शासन कर बैठी। घर का सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। समीर इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके पास जाने में वह थोड़ी झेंपती थी, लेकिन यह संकोच भी टूट गया जब उसे पढ़ाई में विज्ञान एवं गणित कठिन लगने लगे। तब गरिमा ने ही समीर से कहा कि वह ज्योति की मदद कर दिया करे। समीर की महत्वाकांक्षा काफ़ी ऊंची थी। उसकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की थी। जहाँ भी कुछ अवसर मिलता वह फौरन आवेदन कर देता। पासपोर्ट उसने बनवा रखा था। माँ अकेली कैसी रहेगी पूछने पर कहता,
मैं तुम्हें भी जल्दी ही बुला लूँगा, यहाँ इंडिया में अपना है ही कौन। पर गरिमा ने निश्चय कर लिया था कि वह अपना देश नहीं छोड़ेगी। उसे लगता कि ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा जब बच्चे पढ़ते इंडिया में हैं और बसने विदेश चले जाते हैं। पर बेटे की महत्वाकांक्षा के सामने वह मौन हो जाती। ज्योति ने समीर से पढ़ना शुरू किया तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए। गरिमा इसे दोनों की नोकझोंक समझती रही। समीर ज्योति की बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। प्रेम की यह पींग काफ़ी ऊंची उड़ान ले बैठी, इतनी ऊंची कि झूला टूटकर गिर गया। उस दिन वाशिंगटन से समीर के नाम पर एक पत्र आया था कि वह फेलोशिप के लिए चुन लिया गया है। इधर घर में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ जब नंदू उसके सामने बिलख उठा, बहू जी मैं तो बर्बाद हो गया। ज्योति ने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, मैं क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं इस कलंक को। ज्योति के मुंह से समीर का नाम सुनते ही वह सुलग उठी। उसे यह बात सच लगी कि हर व्यक्ति के अंदर एक जानवर होता है जो मौका पड़ते ही जाग जाता है। समीर के अंदर का जानवर भी जाग उठा था। समीर ने माँ के विश्वास के सीने में छुरा घोंपा था। दोषी तो ज्योति भी थी, उसने समीर को इतने पास ही क्यों आने दिया कि अपनी असमत ही गवा बैठी। गरिमा का जी चाहा कि वह जोर जोर से चीखे रोए, पर कैसी लाचार हो गई थी वह। कोई कहीं सुन ना ले, इस डर से कहीं मुंह से सिसकी भी ना निकाली। 2 दिन तक गरिमा घर में पड़ी रही, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर समीर जो घर से गया तो 2 दिन तक नहीं लौटा। तीसरे दिन जरा सी आंख लगी ही थी कि आहट पर खुल गई। दरवाज़ा खुला छोड़कर कोई बाहर गया था। कौन है, वह बड़बड़ाते हुए उठी। देखा तो कमरे से समीर के कपड़े अटैची सब गायब थे। एक पत्र जरूर मिला, लिखा था टिकट के पैसे नहीं हैं, कुछ रुपए और आपका हार लिए जा रहा हूँ, हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। अरे बेशर्म, क्षमा हार की मांग रहा है, पर जो कुकर्म किया है उसकी क्षमा उसे कैसे मिलेगी। ज्योति की तरफ देखकर वह बिलख उठी थी। चाह कर भी वह उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। कौन अपनाएगा इसे, सब कुछ तितर बितर हो गया। क्या सोचा था, क्या हो गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी भी सूख चली। बुद्धि विवेक सब कुछ मानो किसी ने छीन लिया हो। और एक दिन नंदू भी लड़की को लेकर कहीं चला गया। तब से अकेली है। पुराना मकान छोड़कर नई कॉलोनी में यह फ्लैट ले लिया था ताकि समीर को उसका पता ना लग सके। पर जाने कहाँ उसने पता कर ही लिया है। पत्र भेजता है, पत्रों में उसे बुलाने का ही आग्रह होता है। शादी कर ली है, पर वह तो उसे आज तक क्षमा नहीं कर पाई है। डोरबेल बजने पर वह अतीत से बाहर आई। बाई थी, उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा कि रात के 8 बज चुके हैं। बाई ने उसे अंधेरे में बैठा देखकर पूछा, क्या बात है बहू जी, तबीयत तो ठीक है ना, यहाँ अंधेरा क्यों। यूं ही आंख लग गई थी। खाना क्या बनाऊं बहू जी। मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, तेरा जो खाने का दिल करे बना ले, पर आप, मैं कुछ नहीं लूँगी। तो फिर कॉफ़ी दूध कुछ तो ले लीजिए। ठीक है, दूध दे जाना मेरे कमरे में। कहते हुए गरिमा अपने कमरे में चली गई। समीर का पत्र एक बार फिर पढ़ा। उसने बहू की फ़ोटो भेजी थी। समीर ने एक बार देखकर उसने तस्वीर को अलमारी में रख दिया। सोचती रही कि क्या करे। रोहित भी जवाब मांग रहे हैं, माँ पिताजी अब रहे नहीं, अपना कहने वाला कोई नहीं है। माँ की अस्थमा की बीमारी उसे भी हो गई है। ऐसे में रोहित की उसकी देखभाल करते हैं। जब वह यहाँ आई थी तब रोहित से कटती रहती थी, पर आमने सामने रहने से कभी कभार की मुलाकात से परिचय गहरा हो गया। यही परिचय अब अच्छी मित्रता में बदल चुका है। रोहित का व्यक्तित्व तो बहुत मोहक है, कम बोलना, पर जो बोलना सोच समझ कर। 2 बच्चे हैं, बेटा पत्नी के साथ बंगलौर में है, बेटी कनाडा में है। 2 साल पहले पति के साथ आई थी, उसे बहुत पसंद करती है। जाने से पहले उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पिता से बोली थी, जाने के बाद अब यह सोचकर तसल्ली होगी कि अब आप अकेले नहीं हैं। वह चौंकी थी कि रोहित पर उसका क्या अधिकार है। कहीं रोहित ने ही तो बेटी से कुछ नहीं कहा। उनके बेटे से भी वह मिल चुकी है, जब भी आता है उसके पैर छूता है। रोहित के प्रस्ताव में लगता है दोनों बच्चों की सहमति भी छिपी है। रोहित के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, गरिमा जी, मेरा और आपका रास्ता एक ही है, तो क्यों ना मंजिल तक साथ ही चलें। मुझसे शादी करेंगी। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आज समीर के पत्र ने उसे झकझोर दिया था। उसने कभी भी बेटे को कोसा नहीं है, आखिर क्यों कोसे। अब वह किसी का पति है और उसकी पत्नी का क्या दोष। वह माँ बनना चाहती है तो इसमें वह क्या सहयोग कर सकती है, सिवाय इसके कि उसे अपनी शुभकामना दे। आखिर उसने बहू शिखा को पत्र लिखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन उसने शिखा को पत्र लिखा, बेटी, हम दोनों एक दूसरे से अब तक नहीं मिले हैं,
पर हमारे बीच आत्मीय दूरी नहीं है। तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारी सास, तुम माँ बनो और मैं दादी, यह हृदय से कामना करती हूँ, तुम्हारी माँ। पत्र मोड़कर लिफाफे में रखते हुए गरिमा सोच रही थी कि इसे रोहित का प्रस्ताव अब मान लेना चाहिए। जीवन के बाकी दिन खुद के लिए भी तो जी लें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।